तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बहुत दिन के बाद इंट्रो चलाया है तो गुस्सा मत करिएगा। तो बहुत ही सीधी सीधी साफ सुथरी बात कर रहे हैं। देखिए, हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं टेक्सोनॉमी प्रोसीजर को देखेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे, कोई कठिनाई नहीं है। किस तरीके से इसमें टेक्सोनॉमी के अंतर्गत कलेक्शन किया जाता है उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और इसके अलावा आप सभी से हमारी ये दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रखिए, नहीं तो हम क्या ही बताएं, बिना व्यूज़ का हमको अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा 2-4 व्यूज़ हो जाता है तो ठीक लगता है, 1-2 कमेंट आता है तो मन करता है, अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ बनाइए भैया, जाने दीजिए, का ही कर रहे हैं, टाइम कहाँ व्यर्थ कर रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप आगे से चीज़ों को ध्यान देंगे। तो आइए आज की टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हमें टेक्सोनॉमी प्रोसीजर के बारे में समझना है, यानी कि हम ऐसे सिंपली कह सकते हैं कि टेक्सोनॉमी के अंदर कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं उनको हमें समझना है, किस तरीके से इसके अंतर्गत चीज़ों को किया जाता है वो हमें समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी क्या है। देखिए, जो सभी टेक्सोनॉमी स्टडी है वो टेक्सोनॉमी कलेक्शन के ऊपर ही डिपेंड होती है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ना समझ में आए। आप भी समझ सकते हैं कि जो टेक्सोनॉमिक स्टडी है वो टोटली इसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो हमारे पास कलेक्शन होता है उसी कलेक्शन की ही ना हम स्टडी करेंगे, कि बिना कलेक्शन की स्टडी करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास सामान है ही नहीं, चीज़ें हैं ही नहीं, ऑर्गेनिज्म या प्लांट है ही नहीं, तो हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे। तो इसीलिए टेक्सोनॉमी की स्टडी टोटली टेक्सोनॉमी के कलेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप बात समझ गए होंगे। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपको भी पता है कि टेक्सोनॉमी के अंतर्गत उसका प्रॉपर कलेक्शन आता है, उसका प्रिजर्वेशन आता है, उसका आइडेंटिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन आता है, पब्लिकेशन आता है। ये सारी चीज़ें आपकी टेक्सोनॉमी के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं, मिली हुई होती हैं। इनसे मिल के ही आपकी कह सकते हैं टेक्सोनॉमी फॉर्म होती है, यानी कि टेक्सोनॉमी बनती है। वही चीज लिखी है, टेक्सोनॉमी डील्स विथ द कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, देयर क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन एंड पब्लिकेशन। इन सभी के बाद, यानी कि इसके क्लासिफिकेशन के बाद कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, इन सभी के बाद सबसे लास्ट में हम इसका पब्लिकेशन करते हैं, यानी कि इसको हम दुनिया के सामने प्रकाशित करते हैं कि हाँ भैया, अब चीज़ें हमने पूरी तरीके से जांच ली है, अब हम इसे पब्लिश कर सकते हैं स्वतंत्र होकर। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं कि सबसे लास्ट स्टेप होता है पब्लिकेशन का, उससे पहले आपको पहले की चीज़ें को फॉलो करना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होगी, डाउट मत रखिएगा। यहाँ पे हम बार बार एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है स्पेसिमेन। अब आप कहेंगे स्पेसिमेन क्या है। स्पेसिमेन वो हर चीज़ है जिसे आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे। जैसे कि अगर आप किसी प्रकार के एनिमल को लेके ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको भी हम यहाँ पे स्पेसिमेन ही कहेंगे, प्लांट है उसको भी स्पेसिमेन ही कहेंगे। तो अब ये मत समझिएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको हम यहाँ पे स्पेसिमेन ही कह रहे हैं। जिस तरीके से हम जब आपकी माइक्रोस्कोपी पढ़ते थे वहाँ पे जिस स्पेसिमेन को रख को हम उसको ऑब्जर्व करते थे, जिसको हम उस माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखते थे, उसको हम क्या कहते थे, स्पेसिमेन कहते थे। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके का टेक्निकल नेम है स्पेसिमेन। बाकी स्पेसिमेन का मतलब यही है कि वो कोई ऑर्गेनिज्म होगा, कोई प्लांट होगा, कोई एनिमल होगा। लेकिन चलिए, अच्छा यहीं पे एक चीज़ और समझ लीजिए, इस चैप्टर से संबंधित जिनके यहाँ ऑप्शनल में पेपर होता है वहाँ पे इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपके ऑर्डर से पहले क्या आता है, क्लास के पहले क्या आता है, या पूछ सकते हैं फाइलम के बाद या फाइलम के पहले क्या आता है। यानी कि सिंपल सा ये मेरा कहना है कि आपको टेक्सोनॉमी जो हैराकी है या जो टेक्सोनॉमी की रैंकिंग है वो आपको मुंह याद होनी चाहिए। वो चीज़ें आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए कि पहले आपका फाइलम आएगा, फिर आपका किंगडम आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ये चीज़ें आपको पूरी स्टेप वाइज याद होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाते हैं। सो अगर आपके यहाँ ये चीज़ें आती हैं तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल रेडी रखिएगा। मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, ये भी यहीं पे कहानी ख़त्म कर देते हैं। सबसे ऊपर आपका डोमेन आता है, डोमेन के नीचे फिर आपका किंगडम, या हम कह सकते हैं डोमेन को हम वैसे काउंट नहीं करते, हम किंगडम से ही खासकर देखते हैं। तो किंगडम होता है, फिर किंगडम्स के जस्ट नीचे फाइलम, फिर फाइलम के नीचे क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ठीक है, ऐसा अक्सर करके पूछ दिया जाता है कि ऑर्डर के ऊपर क्या आता है, या क्लास के नीचे क्या आता है, फैमिली के ऊपर क्या आता है, फाइलम के नीचे क्या आता है। इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन में पूछ दिए जाते हैं।
तो ये ऑर्डर आप पूरी अच्छी तरीके से किस तरीके से ये आपका जो टैक्सोनॉमी रैंक है इसको याद रखिएगा, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है वो मेनली स्पेसिमेन के कंपैरिजन के बेस पर किया जाता है, यानी कि जब हमें कोई स्पेसिमेन मिलता है तो हम उनका पहले कंपैरिजन करते हैं, उस कंपैरिजन के बेस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कोई स्पीसीज़ मिली, उस स्पीसीज़ का हम कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके जैसा कैरेक्टर या इसके जैसी चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद है या इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जाते हैं, और अगर उसके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जाते हैं तो उसी के बेस पे हम उसको एक अलग श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन की प्रोसेस होती है, और अगर उसके अंदर सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं तो उनको उसी श्रेणी में रखते हैं जिस श्रेणी के ऑर्गेनिज्म के साथ उनकी सिमिलरिटी पाई जाती है। सिंपल सी बात है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जो आपको ना समझ में आए। यानी कि आसानी से समझना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि जिसके साथ जिसकी समानता होती है उसको उसी के साथ रख दिया जाता है, और जो उनसे मैच नहीं करता है उनको क्लासिफाई करके एक अलग स्पीसीज या एक अलग कह सकते हैं ग्रुप में रख दिया जाता है। देखिए इन सब की प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि किस तरीके से किसी टेक्सोनॉमिस्ट के द्वारा किसी ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन किया जाए, या कह सकते हैं उनका कलेक्शन किस तरीके से किया जाए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ भी है। यानी कि किसी टेक्सोनॉमिस्ट के द्वारा स्पेसिमेन का कलेक्शन करना ही एक बहुत ज़रूरी और कठिन कार्य है, जो इतनी आसानी से होता नहीं है, क्योंकि हमें कई तरीकों से कलेक्शन किए जाते हैं, कई तरीकों से। और आज की वीडियो में हम उन्हीं तरीकों को देखने वाले हैं कि किन किन तरीकों के जरिए हम स्पेसिमेन का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो उसे भी हम अभी समझेंगे। अब बात आएगी कि हम कलेक्शन कहाँ से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप देखिए इंस्टीट्यूट के द्वारा कर सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी टाइम से स्टडी के लिए इन चीज़ों का यूज कर रहा है, उनके पास ये सब चीज़ें आपकी प्रिजर्व पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से जाके हम उनको बोरो कर सकते हैं, उनसे उधार में ले सकते हैं कि हमको कुछ सैंपल्स दे दीजिए, तो हम अपनी या मतलब आपके सैंपल्स का यूज अपने इस कार्य के लिए हम कर रहे हैं। या इसके अलावा हम किसी म्यूज़ियम के द्वारा ले सकते हैं, उनसे हम उधार मांग सकते हैं कि भैया हमको कुछ दिन के लिए दे दा, हमको कुछ ना कुछ काम है। या हम किसी ऐसे इंसान से मांग सकते हैं जो इस फील्ड में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है, यानी कि किसी जाने माने एक्सपर्ट जो टैक्सोनॉमिस्ट है उससे मांग सकते हैं, जो इस फील्ड में काफ़ी टाइम बहुत लॉन्ग टाइम से काम कर रहा है, उनके पास बहुत सी चीज़ों के कुछ न कुछ सैंपल्स हैं। तो इन तरीकों से हम यहाँ से चीज़ों को बोरो कर सकते हैं, उधार लेके काम चला सकते हैं। बाकी बहुत अलग अलग तरीके हैं इनके कलेक्शन करने के, जो लाइव तरीके हैं जहाँ पे जाके हम चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, अलग अलग प्रकार के जीवों को कलेक्ट करेंगे। और कुछ चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए हमें सीजनल के ऊपर भी डिपेंड होना पड़ता है, हमें उनके सीजन्स को ध्यान रखते हुए हमें उस हिसाब से चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कुछ लोगों के अपने ब्रीडिंग सीज़न में ही वो चीज़ देखने को मिलती है, नॉर्मली नहीं देखने को मिलती है, तो हमें उनके उस सीज़न का इंतज़ार करना पड़ेगा तो ही हम वो कलेक्शन कर पाएंगे। तो इस वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, इसलिए कलेक्शन के लिए हमें बहुत सारी, इसीलिए कहा गया था ना कि कलेक्शन का जो पार्ट है वो एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है और बहुत इम्पॉर्टेंट काम भी है। इसके बिना आपका क्लासिफिकेशन या आपकी जो टैक्सोनॉमी के अंदर चीज़ें हैं वो बढ़ ही नहीं पाएंगी। इसके अलावा म्यूज़ियम का भी बहुत सहारा लिया जाता है। उसका रीज़न ये है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं या कुछ ऐसे एनिमल हैं जो ह्यूमंस की वजह से या ह्यूमंस के डेवलपमेंट की वजह से या किन्हीं वजहों से या कह सकते हैं नेचुरल तरीक़ों से वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, गायब हो गए हैं। ठीक है, अब ऐसे जीवों के फॉसिल्स के लिए, कुछ अवशेष के लिए हम कुछ ऐसे स्थानों की तरफ जाते हैं, कुछ ऐसी जगह पर जाते हैं जो उन्हें एक लंबे समय से प्रिजर्व करके रखने का काम कर रही हैं, उन्हें एक लंबे समय से संरक्षित रखने का काम कर रही हैं। ऐसी जगहों पर जाकर हम उनसे वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो म्यूज़ियम में क्या होता है, ऐसी ही चीज़ें होती हैं। अब डायनासोर जो बहुत पहले गायब हो चुके हैं, उनके फॉसिल्स हमें म्यूज़ियम में आसानी से मिल जाएंगे। तो हम अगर अपना एक्सपेरिमेंट या जो भी कुछ करना चाहते हैं वो हम उस म्यूज़ियम से वो चीज़ को मांग के हम अपना कर सकते हैं। तो इस वजह से म्यूज़ियम का भी सहारा लिया जाता है कलेक्शन के
तौर पर, ताकि उन चीज़ों को भी ले लिया जाए जो अभी फ़िलहाल में एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी कि गायब हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, समझ में आ रही है ना? है कुछ हाँ ना बोलूँ मोबाइल, किस बात का इतना एटीट्यूड रहता है कि कुछ बोल ना रहा है? अरे कोई ना मालिक, मैं हूँ ना आपका टाइटल, मैं बोलता हूँ ना। हाँ मालिक, हाँ बिल्कुल, एक नंबर, सब समझ में आ गया मालिक। गुड गुड, एकदम एक नंबर। हाँ, अब इसके आगे का बताइए, वरना पता चलेगा कि आपकी जो सब्सक्राइबर वाली फैमिली है ना, अब आपको स्किप कर देगी, इसलिए ज़्यादा नौटंकी ना करूँ मालिक। हाँ, एकदम। तो हम क्या कह रहे थे, जो ये टेक्सोनॉमी की प्रोसेस है, आइए हम देखते हैं वो कि किन बातों पर डिपेंड करती है, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, या टेक्सोनॉमी प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है। पहले इसको हम बड़ा जल्दी से हल्के में समझेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहला काम होता है ना टेक्सोनॉमी प्रोसेस के अंतर्गत एक सुटेबल स्पेसिमेन को खोजना, यानी कि सबसे पहले स्पेसिमेन को कलेक्ट करना ही एक सबसे जरूरी, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, अब उस स्पेसिमेन को खोजने के बाद उस स्पेसिमेन का कंपैरिजन करना, किससे करेंगे? कंपैरिजन हम हमेशा किसी चीज़ से ही करते हैं। तो जो हमारे पास पहले से कलेक्ट स्पेसिमेन है या जिसके बारे में हमारे पास डाटा अवेलेबल है, उनके साथ कंपेयर करके चेक करना। फिर तीसरे नंबर पे आता है उनको आइडेंटिफाई करना, यानी कि जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो वहीं से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये जो स्पेसिमेन मिला है ये न्यू स्पेसिमेन है या इस स्पेसिमेन की जैसी सिमिलरिटीज़ हमारे डाटा में पहले से मौजूद है, यानी कि जो हमें ये ऑर्गेनिज्म मिला है ये किसी के साथ मैच कर रहा है, किसी के साथ समानता प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमने एक न्यू स्पेसिमेन को खोज दिया, एक न्यू ऑर्गेनिज्म की खोज कर दी है। तो ऐसी कंडीशन में उस न्यू ऑर्गेनिज्म का हम नॉमेनक्लेचर हम ICZN रूल के हिसाब से करेंगे। यही सब कॉमन सी चीजें हैं। इसके अलावा जब आइडेंटिफाई कर लेने के बाद अगर हमने कोई न्यू स्पेसिमेन खोजा है तो उसको प्रिजर्व करके रखना, इसको स्टोर करके रखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर हमने न्यू स्पेसिमेन खोजा है तब तो उसको प्रिजर्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया। और अगर न्यू स्पेसिमेन नहीं है फिर भी हम उसको प्रिजर्व करते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में ये होता है हमारे मन में कि चलो ये नहीं है तो इसकी जैसी चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद हैं, लेकिन कोई नई चीज़ मिल जाती है तब उसको प्रिजर्व करके रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसको उस एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन में उसके लिए एक सही स्थान देखना कि ये कहाँ पे सही से फिट हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर रिसर्च होती है, जो चीज़ें आपने खोजी है वो किसके बेस पे आपने खोजी है, क्या क्या इसके एविडेंसेस है, किस तरीके से इसका एवोल्यूशन हुआ है, उन चीज़ों का उनको रिकॉर्ड देना पड़ता है। फिर इस स्पीसीज़ के बारे में या जो भी आपने स्पेसिमेन खोजा है उसको फिर अपने डाटाबेस में चेक किया जाता है। फिर डाटाबेस में चेक करने के बाद हमें जब मिल जाता है कि नहीं इस तरीके की सिमिलरिटीज़ नहीं मिल रही है, कुछ मैच नहीं हो रहा है, कहीं पूरे दुनिया में कहीं कुछ नहीं मिला, तब हम ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि हाँ हमने एक न्यू स्पीसीज या एक न्यू ऑर्गेनिज्म का हमने खोज कर लिया है। फिर उसके बाद इसी प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि यही आपका क्या है, वेरिफिकेशन है। फिर ये सब वेरिफिकेशन होने के बाद फिर कहीं जाके इसे टैक्सोनॉमी के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। फिर उस चीज़ को पूरी दुनिया में प्रकाशित कर दिया जाता है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अब ये चीज़ों को हर कोई जानेगा। तो इतनी सारी लंबी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। अब हम चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत कलेक्शन की प्रोसेस करते हैं। तो आइए हम कलेक्शन को समझते हैं। तो पीछे हमने आपको बताया था कि कलेक्शन हम कई तरीकों से करते हैं, जैसे ऐसी संस्थानों से हम करते हैं जो उसे एक लंबे समय से अपने पास प्रिजर्व रखने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से म्यूजियम हो गया, या आप कह सकते हैं कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, या कोई ऐसे टैक्सोनॉमिस्ट हैं जो लंबे समय से इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके पास भी बहुत सी चीज़ों का कलेक्शन पड़ा रहता है। तो हम ऐसी जगहों से उन्हें उधार ले लेते हैं, बोरो लेके हम अपना जो भी रिसर्च वगैरह करना है वो कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको लाइव चीज़ें चाहिए तो ऐसी कंडीशन में हम लाइव जाके खुद से, जो भी कलेक्टर है, जो भी टैक्सोनॉमिस्ट है, वो खुद उन जगहों पर जाकर वहाँ से लाइव प्राप्त करता है, खुद से पकड़ता है।
तो उसी कलेक्ट करने की वे को अब हम देखने वाले हैं कि किन किन तरीकों से अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट किया जाता है। तो आइए अब उन्हें देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल स्टेप वाइज बता रहा हूं ताकि आपके मन में किसी प्रकार के डाउट क्रिएट ना हो, चीजें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कलेक्शन की, यानी कि कलेक्शन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहला देखने वाले हैं ड्राई कलेक्शन की क्या होता है ड्राई कलेक्शन। उसके बाद देखेंगे वेट कलेक्शन, फिर आपका लो टेम्परेचर कलेक्शन और उसके सबसे लास्ट में माइक्रोस्कोपिक कलेक्शन को देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ड्राई कलेक्शन को समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो ड्राई कलेक्शन के अंतर्गत वही स्पेसिमेन आएंगे जिन्हें हम ड्राई स्टेट में प्रिजर्व करते हैं, जिन्हें हम ड्राई स्टेट में सूखी अवस्था में उसे प्रिजर्व करते हैं, यानी कि संरक्षित करने का काम करते हैं। वही चीज लिखी है, ड्राई कलेक्शन कॉन्सिस्ट ऑफ दोज स्पेसिमेन दैट आर प्रिजर्व इन अ ड्राई स्टेट। आगे सुनिए, 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डिसीजन अबाउट प्रिजर्विंग स्पेसिमेंस दिस वे। यानी कि सिंपल सा कहना यह है कि जो स्पेसिमेन आपने देखा है उस स्पेसिमेन के अंदर अगर ये 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से 2 फैक्टर, अगर ये 2 फैक्टर उसके अंतर्गत होते हैं तो वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके डिसीजन को प्रभावित करते हैं कि ना ना ना, अरे ना बच्ची ना, ये आपके वेट कलेक्शन में यानी कि गीले कलेक्शन में नहीं आएगा ना, ये आपके ड्राई कलेक्शन में ही आएगा। अब इसके बाद मन में ये क्वेश्चन है कि कौन से वो 2 फैक्टर हैं। सबसे पहला आपका है फैक्टर रिजिडिटी, यानी कि कठोरता, हार्डनेस। अब देखिए ये क्या कहता है, सम स्पेसिमेन कैन बी प्रिजर्व नेचुरली और आर्टिफिशियली विथ सफिशिएंट रिजिडिटी टू accommodate normal handling, such specimen often are suitable for dry preservation। यानी कि यहाँ पे ये कहना है कि कुछ ऐसे स्पेसिमेन होते हैं जो नेचुरली या आर्टिफिशियली खुद ही रिजिडिटी होते हैं, खुद ही कठोर होते हैं, तो ऐसे स्पेसिमेन को ड्राई प्रिजर्वेशन में रखना बहुत ही सुटेबल होता है। दूसरी चीज़ ये है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हो, यानी कि ऐसे आपके स्पेसिमेन जिनके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ पाई जाती हो, उनके अंदर कुछ एक विशिष्ट लक्षण पाए जाते हों, जैसे उनका नेचुरल कलर हो या कह सकते हैं उनके अंदर कुछ एक अलग सा फीचर पाया जाता हो और उसी की स्टडी करनी है, तो उसे ड्राई स्टेट में रखना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में हम उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे, उनकी इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे, इसी वजह से उन्हें भी ड्राई स्टेट में रखना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे वेट कलेक्शन क्या है। ये तो ड्राई कलेक्शन था, वेट कलेक्शन मतलब गीला कलेक्शन, ड्राई कलेक्शन मतलब सूखा कलेक्शन। तो अब देखिए वेट कलेक्शन क्या कहता है। देखिए वेट कलेक्शन के अंतर्गत जो स्पेसिमेन को वेट कंडीशन में, गीली कंडीशन में रखा जाता है, उन्हें लिक्विड में प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसका एक रीज़न ये है ताकि वो जो चीज़ है, जो स्पेसिमेन है वो खराब ना हो, यानी कि उनका डिटेरियोरेशन ना हो। तो यानी कि हम सिंपल सी बात समझ गए कि उनकी स्थिति को मेंटेन रखने के लिए, उनकी चीज़ों में कोई परिवर्तन ना हो, वो स्पेसिमेन अपनी उस कंडीशन में रहे, इसी वजह से उन्हें उन्हीं की तरीके के स्टेट में, उन्हीं की तरीके के इन्वायरमेंट में, यानी कि लिक्विड कंडीशन में रखने की जरूरत होती है। बात खत्म। सर्टेन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन अ वेट फ्रॉम ड्यू टू कन्वीनियंस। यानी कि सिंपल सा कहना है कि कुछ ऐसे बायोलॉजिकल नमूने होते हैं, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं, जिनके अंदर नीचे दिए गए इन कंडीशंस की वजह से उन्हें ड्राई स्टेट मतलब उन्हें वेट कलेक्शन में, यानी कि उन्हें गीले स्टेट में प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। अब उन कंडीशंस को देख लीजिए। देखिए जब अलग अलग प्रकार के यूजेस के लिए बॉडी को या उस बॉडी के किसी सॉफ्ट पार्ट को प्रिजर्व करके रखा जाता है, या कह सकते हैं वेट कलेक्शन के अंतर्गत प्रिजर्व करके रखा जाता है, जब उनमें उनका जो कलर वाला पार्ट है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कि उनके कलर वाले पार्ट को बिल्कुल आसानी से प्रिजर्व करके रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसी कंडीशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम वेट कलेक्शन के अंतर्गत हम उसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि गीले अवस्था में उसे कलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ का कलर इम्पॉर्टेंट है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपका बटरफ्लाई हो गया, बटरफ्लाई को हम वेट कलेक्शन के अंतर्गत या कह सकते हैं गीले तरीकों से हम उसे कलेक्ट नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि ऐसी कंडीशन में उसके कलर को प्रिजर्व करना मुश्किल हो जाएगा और उसका कलर ही इम्पॉर्टेंट है। सो इसीलिए बटरफ्लाई जैसे ऑर्गेनिजम्स का कलेक्शन हम ड्राई कलेक्शन के अंतर्गत करते हैं। और अगर कोई ऐसा कलेक्शन है
जिसमें कलर को प्रिजर्व करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके पार्ट्स को करना है, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें हम आपके वेट कलेक्शन के अंतर्गत रखते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ें आपको, पूरी कहानी आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो जो आपका ड्राई कलेक्शन है वो जो नीडेड क्वालिटी होती है उसको सेक्रीफाइस करती है, उसको त्याग देती है, लेकिन उसके कलर को मेंटेन करके रखती है, बचा के रखती है। लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, जो बॉडी की क्वालिटी है, उसको भैया सेक्रीफाइस कर देती है, त्याग देती है, भैया हमसे ना हो पाएगा, वही वाली हाल है। तो इस कंडीशन के लिए, इसी वजह से सॉफ्ट ऑर्गन्स को या बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए वेट कलेक्शन सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे बेनिफिशियल माना जाता है। ये चीज़ लिखिए। उम्मीद करता हूँ इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने ड्राई कलेक्शन और वेट कलेक्शन देख लिया। अब जरा सा हम देखते हैं कि आपका ये बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक कलेक्शन क्या है और बायोलॉजिकल लो टेम्परेचर कलेक्शन क्या है, उसे देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरीके के स्पेसिमेन को लो टेम्परेचर पर मेंटेन करके प्रिजर्व करके रखा जाता है। किस तरीके की? इस तरीके की, जैसे सॉफ्ट पार्ट्स हो गया जिनका बहुत सारा बायोकेमिकल एनालिसिस करना है, या पूरा होल ऑर्गेनिज्म ही हो गया, उसको हम इसी स्टेट में रखते हैं। ठीक है, इसी कंडीशन में, लाइव कंडीशन में रखते हैं कि वो अपना बढ़ता भी रहे, जिंदा भी रहे, ग्रो भी करता रहे। तो इस तरीके की कंडीशन में हम लो टेम्परेचर में उसको मेंटेन करके प्रिजर्व करके रखते हैं। इसके अलावा ऐसी चीज़ों को भी हम लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व करके रखते हैं। स्पेसिमेन की ऐसी चीज़ों कौन कौन सी? जैसे आपका एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वायरसेस हो गया, क्लोन्ड वायरल जीनोम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्लाज्मिड्स हो गया, किसी एनिमल का टिश्यू हो गया, कोई ऑर्गन हो गया, कोई खराब वराब ऑर्गन हो गया, सेल हो गई, ब्लड हो गया या ब्लड से संबंधित कोई कंपोनेंट हो गया, जैसे आपका प्लाज्मा, सीरम, या पूरा पूरा ब्लड ही समझ लीजिए, या आपका सीमन हो गया, मतलब वेनम हो गया। सीमन समझ रहे हैं, मतलब किसी का स्पर्म, किसी ऑर्गेनिज्म का स्पर्म। ठीक है, वेनम हो गया यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म का जहर। ठीक, वेनम। अदर सैंपल हो गए। इन सभी तरीके की चीज़ों को हम लो टेम्परेचर के अंतर्गत कलेक्ट करके प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि ये चीज़ें ख़राब ना हो, वो अपनी उसी स्टेट में बनी रहें। इसी वजह से हम उन्हें उस तरीके से लो टेम्परेचर में मेंटेन करके रखते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपके मन में बिल्कुल डाउट नहीं होंगी तो आप प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, और बहुत पसंद आ जाए तो थोड़ा हमको शेयर वेयर कर दीजिएगा, थोड़ा हम क्या ही कर सकते हैं। बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक कलेक्शन देखिए क्या कह रहा है, उसके बारे में समझते हैं। लेट्स चेंज द टॉपिक, नहीं तो अभी हम भावनाओं में बह जाएंगे। बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक कलेक्शन क्या है वो भी देख लीजिए। तो देखिए, बहुत प्रकार के जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने होते हैं उसके लिए हमें इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हम माइक्रोस्कोपिक कलेक्शन करते हैं। इसके अलावा किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर से या बायोकेमिकल एनालिसिस करना होता है किसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म का, तो उसके लिए करते हैं। या हमें उनके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, उनके डीएनए को निकाल के उनका हम परीक्षण करना है, तो वो भी आपका माइक्रोस्कोपिक कलेक्शन के अंतर्गत ही आएगा। तो हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके इसके अंतर्गत रखते हैं, ताकि हम अपनी प्रोसेस को कर पाएँ, अपने जो भी एक्सपेरिमेंट है या जो भी एनालिसिस है या एग्जामिनेशन है उसको कर पाएँ। इसके अलावा पैरासिटोलॉजी हो गया, माइकोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, इन सारी चीज़ों को हम अगली वीडियो में देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी। इससे ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो हमको भीख मांग के काम करना पड़ता है, जो कि हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से हम यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। हाँ, एक दिन लोग पीछे कमेंट में पूछ रहे थे कि क्यों आपको भीख मांगना पड़ता है। भाई साहब, बहुत सिंपल सी बात है, ये वीडियो ही कम से कम अगर देखा जाए तो 1000 MB यानी कि 1 GB 1.5 GB के आसपास पहुँच जाती है। अब इतना लंबा वीडियो हम भीख मांग के नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, समझा करिए। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ठीक है, टाटा बाय बाय।